सोचिए एक बेहद सफल सीईओ है जो अपने शानदार कॉर्पोरेट ऑफिस में ना हफ्ते के 100 घंटे बिता रहा है। और दूसरी तरफ हिमालय की किसी बर्फीली गुफा में बैठा हुआ एक साधु है जिसने दुनियादारी पूरी तरह से छोड़ दी है। बिल्कुल दो अलग दुनिया। हाँ, मतलब बाहर से देखने पे तो ये दोनों तस्वीरें एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं, कोई कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन अगर हम एस.एन. पांडे जी के भृगुनंदी नाड़ी यानी BNN ज्योतिष प्रणाली के नोट्स पर यकीन करें तो इन दोनों इंसानों की जनपत्री में एक ही ग्रहीय संयोजन हो सकता है जिसे उन्होंने लंगोटी योग कहा है। लंगोटी योग। हाँ, और आज की इस विस्तृत चर्चा का जो मिशन है ना, वो यही समझना है कि कैसे आकाश में बैठे ग्रहों के कुछ खास संयोजन ये तय कर देते हैं कि किसी इंसान का जीवन एक खुशनुमा पारिवारिक डिनर की मेज पर बीतेगा या फिर वो दुनिया से कटकर किसी एक लक्ष्य में, काम में या वैराग्य में पूरी तरह डूब जाएगा। और सच कहूं तो ये बात अपने आप में बहुत ही रोमांचक है। देखिए, जब हम इस BNN ज्योतिष की बात करते हैं ना, तो ये कोई सामान्य भविष्यवाणी वाली प्रणाली नहीं है। भृगुनंदी नाड़ी पूरी तरह से ग्रहों की युति यानी उनके संयोजन पर आधारित है। मतलब सिर्फ एक ग्रह नहीं। हाँ बिल्कुल, यहाँ फोकस इस बात पर नहीं होता कि ग्रह किस भाव या घर में बैठे हैं। फोकस इस बात पर होता है कि वे किन अन्य ग्रहों के साथ मिल रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे केमिस्ट्री में हम अलग अलग केमिकल्स को मिलाते हैं ना। हाँ, और एक नया ही तत्व बन जाता है। एकदम सही। इस विश्लेषण से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हैं वो कैसे मानव मनोविज्ञान और उसकी सबसे गहरी प्रवृत्तियों को आकार देती हैं। अगर मैं इसे आज के तकनीकी युग की एक उपमा से समझाऊं तो हम ग्रहों को सॉफ्टवेयर कोड की तरह मान सकते हैं। ओहो, मतलब इंसान का दिमाग एक कंप्यूटर है और ग्रह उसमें चलने वाले अलग अलग प्रोग्राम हैं। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक उपमा है ना? तो बृहस्पति और शुक्र जैसे ग्रह शायद उस कोड का हिस्सा हैं जो कम्युनिटी और नेस्टिंग यानी परिवार बसाने का काम करते हैं, जबकि शनि और केतु का जो कोड है वो शायद सिस्टम को एक सीधा कमांड देता है, फोर्स क्विट ऑल सोशल एप्स। बिल्कुल, मतलब सारी दुनियादारी बंद करो और बस एक ही काम पर फोकस करो। हाँ, फोर्स क्विट ऑल, ये बहुत ही बढ़िया तरीका है इसे देखने का। और इसी सॉफ्टवेयर कोड के नज़रिए से हमें सबसे पहले उस प्रोग्राम को समझना चाहिए जो ज़्यादातर इंसानों के भीतर डिफ़ॉल्ट रूप से चलता है, यानी परिवार और समाज से जुड़ने की इच्छा, जिसे नोट्स में कलत्र सुख कहा गया है। सही? बिल्कुल। BNN ज्योतिष में पारिवारिक खुशी को कलत्र सुख कहा गया है। नोट स्पष्ट बताते हैं कि ये सुख तब एक्टिवेट होता है जब शनि ग्रह, जो कि कर्म और जीवन का कारक है, वो शुक्र ग्रह के पास से गुजरता है या उसके प्रभाव में आता है। शुक्र जो है वो जीवन में मिठास, प्रेम और भौतिक सुख का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा। और एक दूसरा शुभ संयोजन तब बनता है जब बृहस्पति, जो स्वयं जीव यानी जीवन शक्ति है, वो शुक्र के साथ जुड़ता है। एक मिनट, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शनि तो आमतौर पर एक बहुत ही कठोर ग्रह माना जाता है ना, जो अनुशासन और मेहनत सिखाता है। तो वो शुक्र के साथ मिलकर पारिवारिक सुख कैसे दे सकता है? यही तो इस नाड़ी ज्योतिष की गहराई है। देखिए, शनि अनुशासन है, कर्म है, लेकिन जब वो शुक्र यानी प्रेम और संबंध उसके संपर्क में आता है तो इंसान अपने कर्मों को अपने रिश्तों की ओर मोड़ देता है। मतलब वो अपनी मेहनत परिवार के लिए करने लगता है। हाँ बिल्कुल, वो व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाता है। यहाँ शनि की जो कठोरता है वो एक रक्षक की तरह काम करने लगती है। यह वो स्थिति है जहाँ व्यक्ति एक बहुत ही स्थिर और सुरक्षित पारिवारिक जीवन का निर्माण करता है। ठीक है, समझ गया। ये तो हो गया अपना हैप्पी फैमिली कॉम्बो। लेकिन हर इंसान की कहानी इतनी सीधी तो नहीं होती। नोट्स में एक बहुत ही भारी और अजीब शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लंगोटी योग। ये नाम ही अपने आप में सब कुछ छोड़ देने का, एक सन्यासी बन जाने का एहसास कराता है। ये कलत्र सुख के कोड को पूरी तरह से हैक कर लेता है ना? हाँ, पूरी तरह से। जहाँ बृहस्पति और शुक्र घर बसाने की बात करते हैं, वहीं लंगोटी योग इंसान को एक एकदम अलग दिशा में ले जाता है। ये योग तब बनता है जब शनि, मंगल और केतु एक साथ आते हैं। शनि, मंगल और केतु। हाँ, नाड़ी ज्योतिष में शनि कर्म है, मंगल ऊर्जा या शक्ति है और केतु वैराग्य, मोक्ष या चीजों को काटने वाला ग्रह है। तो जब इंसान के कर्म को मंगल की तीव्र आक्रामकता और केतु का दुनियादारी से कटाव
ये सब एक साथ मिल जाता है तो वो व्यक्ति विवाह या सांसारिक सुखों में कोई रुचि नहीं लेता। लेकिन यहाँ मुझे एक शंका हो रही है। मतलब मंगल तो युद्ध, क्रोध और आक्रामकता का ग्रह है ना। अगर कोई सन्यासी बन रहा है तो उसके भीतर ये आक्रामक ऊर्जा क्या कर रही है? सन्यास का मतलब तो परम शांति होना चाहिए। यही वो जगह है जहां लोग अक्सर चूक जाते हैं। देखिए, सन्यास कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है। किसी भी इंसान के लिए अपनी स्वाभाविक मानवीय इच्छाओं को मारना, जैसे प्रेम, परिवार की चाहत, ये बहुत ही प्रचंड इच्छा शक्ति की मांग करता है। हाँ, ये आसान तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। और मंगल वही रॉ ड्राइव या प्रचंड ऊर्जा है। केतु उस ऊर्जा को भौतिक दुनिया से काटकर भीतर की ओर मोड़ देता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति दुनिया के लिए बाहर से शांत दिख सकता है, लेकिन उसके भीतर एक प्रचंड युद्ध चल रहा होता है। अब यहाँ मुझे थोड़ा सा पुशबैक देना होगा। मतलब नोट्स ये भी कहते हैं कि लंगोटी योग वाला इंसान जरूरी नहीं कि हिमालय पर ही जाए। वो एक ऐसा वर्कहोलिक इंसान भी हो सकता है जो अपने काम में इतना डूब गया हो कि उसे परिवार की सुध ही न रहे। हाँ, नोट्स में ये साफ लिखा है। लेकिन अब आधुनिक मनोविज्ञान तो ये कहता है कि इंसान का वर्कहोलिक होना उसके बचपन के किसी आघात या कॉर्पोरेट कल्चर के भारी दबाव का नतीजा है। तो क्या ये ज्योतिषीय नोट्स ये दावा कर रहे हैं कि इंसान के पास कोई फ्री विल है ही नहीं, सब कुछ पहले से कोडेड है? ये एक बहुत ही शानदार और दार्शनिक बहस है। और बीएनएन प्रणाली ये नहीं कहती कि इंसान के पास फ्री विल नहीं है। वो ये कहती है कि इंसान के भीतर उठने वाली ऊर्जाओं की जो प्रकृति है वो पहले से तय होती है। मतलब ऊर्जा का सोर्स फिक्स है। बिल्कुल। शनि, मंगल और केतु का संयोजन एक इंसान को बहुत अधिक फोकस और दुनिया से अलगाव की ऊर्जा देता है। अब वो इंसान उस ऊर्जा का क्या करेगा? क्या वो हिमालय की गुफा में जाकर ध्यान करेगा, या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बनकर दिन रात सिर्फ अपने प्रोजेक्ट पर लगा रहेगा? शायद यहाँ उसकी मर्जी और उसका माहौल काम आता है। अरे वाह, मतलब परिणाम वही है, परिवार से दूरी। हाँ, दोनों ही स्थितियों में उसका पारिवारिक और सामाजिक जीवन न के बराबर ही होगा। मतलब ऊर्जा वही है, बस उसे एक्सप्रेस करने का तरीका बदल गया। ये सच में सोचने वाली बात है। अब अगर हम ग्रहों के सॉफ्टवेयर कोड को थोड़ा और गहराई से समझे ना, तो स्रोतों में एक बात बहुत हैरान करने वाली लगी मुझे। कौन सी बात? ये जो सन्यास या वैरागी के नियम हैं, वे पुरुषों और महिलाओं के लिए बिल्कुल अलग अलग तरीके से काम करते हैं। मतलब एकदम अलग रूल्स। हाँ, इस प्रणाली में लिंग आधारित ऊर्जाओं का बहुत गहरा महत्व है। पुरुष और स्त्री की मूल ऊर्जाओं को अलग अलग ग्रहों से जोड़कर देखा गया है। उदाहरण के लिए बीएन में बृहस्पति को पुरुष की जीव ऊर्जा माना गया है। ठीक है, बृहस्पति पुरुषों के लिए। तो किसी पुरुष की कुंडली में लंगोटी योग या संन्यास के एक्टिवेट होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि बृहस्पति के साथ कोई भी स्त्री ग्रह जैसे शुक्र या चंद्रमा वो नहीं होना चाहिए। अगर बृहस्पति अकेला है या सिर्फ क्रूर ग्रहों के प्रभाव में है तो वो पुरुष सांसारिक संबंधों से दूर जाने लगता है। और महिलाओं के मामले में वहां ये नियम कैसे बदलता है? महिलाओं के लिए शुक्र ग्रह को आधार माना गया है। किसी महिला की कुंडली में वैराग्य की स्थिति तब बनती है जब शुक्र के साथ कोई पुरुष ग्रह मौजूद ना हो। इसका दार्शनिक अर्थ ये है कि स्त्री ऊर्जा को संसार में बांधे रखने के लिए जो एक विपरीत बल चाहिए ना, वो वहां नहीं होता। अच्छा, तो वो संसार से कट जाती हैं? हाँ, हालांकि इसमें एक बहुत ही दिलचस्प अपवाद है। क्या? मंगल को छोड़कर यदि कोई पुरुष ग्रह शुक्र के साथ नहीं है तो वो महिला सांसारिक जीवन को त्याग सकती है। एक मिनट, सिर्फ मंगल ही क्यों? मंगल भी तो एक पुरुष ग्रह है ना। अगर शुक्र के साथ मंगल हो तो वो सन्यास को क्यों नहीं रोकता? क्योंकि मंगल एक बहुत ही स्वतंत्र ऊर्जा है और कई बार इसे ब्रह्मचर्य से भी जोड़ा जाता है। भगवान हनुमान को देखिए, वे मंगल के प्रतीक माने जाते हैं, शक्तिशाली लेकिन सांसारिक मोह से एकदम मुक्त। हाँ, ये बात तो है। तो जब शुक्र के साथ केवल मंगल होता है तो वो स्त्री को परिवार बसाने की ऊर्जा नहीं देता। इसके बजाय वो उसे अत्यधिक स्वतंत्र, संघर्षशील या आध्यात्मिक रूप से आक्रामक बना सकता है, जो अक्सर एक पारंपरिक परिवार के ढांचे के खिलाफ जाता है। ओ, ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। मतलब ये तो एक तरह का वन वे टिकट लग रहा है वैराग्य का। लेकिन क्या ऐसा कोई तंत्र है जिससे इंसान इस वैराग्य या वर्कहोलिक अवस्था से वापस एक सामान्य जीवन की तरफ लौट सके? कोई यूटर्न है? बिल्कुल है।
हर जटिल कोड में एक एग्जिट कमांड भी तो होता है ना। नोट्स बताते हैं कि यदि संन्यास योग बनाने वाले ग्रहों जैसे कि शनि, उनके साथ गोचर में या दृष्टि से विपरीत लिंग के ग्रहों का मजबूत संयोजन हो जाए तो वो व्यक्ति वापस सांसारिक जीवन में लौट सकता है। गोचर मतलब जब ग्रह मूव करते हैं। जी हाँ, जब शनि यानी कर्म को शुक्र या चंद्रमा जैसी विपरीत और कोमल ऊर्जाओं का साथ मिल जाता है तो इंसान के जीवन की दिशा अचानक से फिर से समाज और परिवार की ओर मुड़ सकती है। अब यहाँ से इस चर्चा को एक कदम और आगे ले चलते हैं, क्योंकि जब हम शनि की बात कर रहे हैं ना, तो सोतु में एक और बहुत ही अनोखा योग सामने आता है, शिवंश योग। ये शनि और चंद्रमा के मिलने से बनता है। हाँ, शिवंश योग। अगर मैं इसे अपने तरीके से देखूं तो चंद्रमा एक तरह का ट्रैवल बग है, मतलब एक ऐसा कीड़ा जो इंसान को एक जगह टिकने ही नहीं देता, हमेशा उसे कुछ नया खोजने, कहीं दूर जाने या बस ख्यालों में खोए रहने के लिए उकसाता है। और जब ये शनि के साथ मिलता है तो जीवन में एक अजीब सी कड़वाहट या कहें तो एक विरक्ति सी आ जाती है। नोट्स में भगवान शिव का जो उदाहरण दिया गया है वो सच में बिल्कुल सटीक बैठता है। मैं कहूंगी कि भगवान शिव का जीवन शिवंश योग का सबसे उत्तम उदाहरण है। इसे गहराई से समझिए। शनि का अर्थ है वास्तविकता, स्थायित्व और जीवन का कठोर कर्म। वही चंद्रमा का अर्थ है यात्रा, मन और चंचलता। जब स्थायित्व और भ्रमण एक साथ आते हैं तो इंसान के भीतर एक गहरा दार्शनिक टकराव पैदा होता है। भगवान शिव का परिवार था, पत्नी थी, बच्चे थे, यानी शनि का कर्म मौजूद था। बिल्कुल। लेकिन वे कभी भी महलों में नहीं रहे। वे हमेशा संपत्ति और भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहे, शमशान में बैठे रहे। मतलब इंसान के पास परिवार होता है, लोग होते हैं आसपास, लेकिन उसका मन जो चंद्रमा है वो हमेशा कहीं और भटक रहा होता है। वह एक जगह टिककर उन भौतिक चीजों का आनंद नहीं ले पाता। एकदम सही। चंद्रमा कभी एक जैसा नहीं रहता ना, वो घटता बढ़ता रहता है। इसीलिए शिववंश योग वाला व्यक्ति भौतिक चीजों से हमेशा एक कदम दूर ही रहता है। परिवार होते हुए भी वो एक वैरागी की तरह जीता है। और शायद यही अस्थिरता पारिवारिक जीवन के लिए खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि स्रोतों में एक कलत्र दोष का भी जिक्र किया गया है। बताया गया है कि शनि के 3 कट्टर दुश्मन हैं, मंगल, केतु और चंद्रमा। जी। जब शनि इनमें से किसी के भी साथ जुड़ता है तो ये सुखी परिवार के मीठे फलों को नष्ट कर देता है। लेकिन ऐसा क्यों? ये तीनों ग्रह शनि के दुश्मन क्यों कहलाते हैं? इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही तार्किक है। आप खुद सोचिए, वैवाहिक जीवन क्या मांगता है? स्थिरता। बिल्कुल, स्टेबिलिटी। शनि वो स्थिरता देना चाहता है, लेकिन उसके ये तीनों तथाकथित दुश्मन इस स्थिरता को तोड़ देते हैं। मंगल आक्रामकता और जिद है, वह रिश्ते में अहंकार का टकराव पैदा करता है। ईगो क्लैश। हाँ। और चंद्रमा चंचलता है, वह इंसान के मन को एक रिश्ते में टिकने ही नहीं देता, हमेशा कुछ और खोजने की चाहत जगाए रखता है। और केतु तो अलगाव का ही ग्रह है, वह इंसान को रिश्ते से मानसिक या शारीरिक रूप से पूरी तरह काट देता है। तो इसीलिए शादी में परेशानी आती है। हाँ, इसीलिए जब शनि इन तीनों में से किसी के प्रभाव में आता है तो रिश्ते होते तो हैं, लेकिन उनमें वो मिठास और सुकून नहीं मिल पाता। अब तक हमने इस पूरे सिद्धांत को बहुत ही गहराई से समझ लिया है, लेकिन हवाई बातों से निकलकर अब जरा असल जिंदगी पर आते हैं। स्रोतों में एक बहुत ही विशिष्ट केस स्टडी दी गई है, एक स्वामी जी की। हाँ, 18 जुलाई 1935 का जन्म। बिल्कुल। उनकी जन्मपत्री में ऐसा क्या था जिसने उन्हें इतने कड़े संन्यास के मार्ग पर धकेल दिया? और इस बात को उस समय के संदर्भ में सोचिए जब भारत आजादी से पहले के दौर में था। ये सच में एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। उस स्वामी जी की कुंडली तीव्र संन्यास योग का एकदम जीवंत रूप है। उनकी कुंडली में मंगल पर शनि और केतु का वक्री प्रभाव था, मतलब रेट्रोग्रेड प्रभाव। इसका क्या मतलब हुआ? अब इसे समझिए। मंगल इंसान की वो ऊर्जा है जो बाहर लड़ती है, जो एक साम्राज्य खड़ी कर सकती है या कोई बड़ा आंदोलन चला सकती है। लेकिन जब उस पर शनि यानी कर्म और केतु यानी अलगाव, इसका वक्री या पीछे की ओर खींचने वाला प्रभाव पड़ता है, तो वो ऊर्जा बाहर की दुनिया पर खर्च नहीं हो पाती। तो क्या वो ऊर्जा खुद इंसान के ही भीतर मुड़ जाती है? बिल्कुल। वो प्रचंड ऊर्जा खुद को जीतने, अपनी ही इंद्रियों को परास्त करने के काम आने लगती है। ये कोई साधारण वैराग्य नहीं था जहां इंसान बस शांति से एक जगह बैठ जाए। ये एक प्रचंड और तीव्र संन्यास था
जहां व्यक्ति ने अपनी पूरी जीवन शक्ति को बाहरी दुनिया से काटकर सत्य को खोजने में लगा दिया। और नोट्स बताते हैं कि सिर्फ यही एक नियम नहीं है संन्यास का, कुछ अन्य जटिल समीकरण भी हैं जो ये अलगाव लाते हैं। जैसे यदि मूल व्यक्ति यानी बृहस्पति से छठे भाव में केतु हो और चौथे भाव में शनि हो, या फिर शनि से दूसरे भाव में चंद्रमा हो और तीसरे भाव में केतु हो। हाँ, ये कॉम्बिनेशंस भी हैं। ये सभी घर और ग्रह मिलकर इंसान के आसपास एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी कर देते हैं ना, जहां से सांसारिक मोह अंदर आ ही नहीं पाता। जी हाँ, भृगुनंदी नाड़ी प्रणाली किसी एक नियम पर निर्भर नहीं करती, वह पूरी जन्म पत्री की एक समग्र तस्वीर देखती है। तो अब यहां से एक और बड़ा सवाल उठता है। मान लीजिए किसी के सॉफ्टवेयर कोड में यह तय हो ही गया कि वो अध्यात्म या वैराग्य की ओर जाएगा, लेकिन अध्यात्म तो एक बहुत बड़ा समुद्र है ना। बिल्कुल। कोई इंसान गुफा में बैठकर अपनी सांसों को नियंत्रित करता है, कोई दिन रात सिर्फ शास्त्रों का अध्ययन करता है, और कोई बस ईश्वर के प्रेम में आंसू बहाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ग्रहों का समूह है, ये सिर्फ ये नहीं कहता कि जाओ जाकर संन्यास ले लो, बल्कि ये एक करियर काउंसलर की तरह काम करता है। अरे वाह, करियर काउंसलर। हाँ, मतलब ये आपको बताता है कि आपको आध्यात्म के किस विशिष्ट मार्ग पर चलना चाहिए। आप बिल्कुल सही बिंदु पर पहुंच गए हैं। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा हिस्सा है। BNN ज्योतिष मानवीय झुकावों को केवल रैंडम नहीं मानती। ऐसा नहीं है कि कोई अचानक एक दिन उठकर तय कर ले कि वो किस तरह का सन्यासी बनेगा। तो ग्रह तय करते हैं। बिल्कुल। ग्रहों का संयोजन ये तय करता है कि व्यक्ति किस आध्यात्मिक मार्ग या योग का पालन करेगा, और इसके लिए मुख्य शर्त ये है कि गुरु या शनि के साथ अन्य ग्रह एक ही राशि, समान दिशा या क्रमिक राशि में होने चाहिए, और इन सब में केतु का होना बहुत अनिवार्य है। केतु क्यों जरूरी है? क्योंकि केतु ही वो ब्रिज है जो भौतिक दुनिया को आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ता है। तो चलिए बिना देर किए सुनने वालों के सामने इन 5 विशिष्ट मार्गों का रहस्य खोलते हैं। ये ग्रहीय करियर काउंसलर किस तरह की सलाह देते हैं? सबसे पहला है राजयोग। ये तब बनता है जब गुरु या शनि के साथ सूर्य और केतु मिलते हैं। लेकिन सूर्य तो राजा का प्रतीक है ना, राजा को तो सत्ता और नियंत्रण चाहिए, वो संन्यास के साथ कैसे मैच करता है? यही तो विरोधाभास है इसमें। जब सूर्य की सत्ता और केतु का त्याग आपस में मिलते हैं तो इंसान सत्ता तो चाहता है, लेकिन दुनिया पर नहीं, अपनी खुद की इंद्रियों पर। वो अपने मन का राजा बनना चाहता है। यह मार्ग अनुशासन, आत्मनियंत्रण और अधिकार का मार्ग है। अद्भुत। और दूसरा मार्ग? दूसरा मार्ग है भक्ति योग। यह गुरु या शनि के साथ चंद्रमा और केतु के मिलने से बनता है। चंद्रमा मन, करुणा और भावनाओं का प्रतीक है, इसलिए जब इसका संपर्क केतु से होता है तो व्यक्ति ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम और समर्पण के मार्ग पर चलता है। मतलब ये मार्ग मीराबाई या चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों का है ना, जहां कोई कठोर तपस्या नहीं है, बस प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है। और तीसरा मार्ग कौन सा है? तीसरा है हठ योग। ये तब बनता है जब गुरु या शनि के साथ मंगल और केतु मिलते हैं। हाँ, इस पर तो हमने पहले भी थोड़ी चर्चा की थी। मंगल ऊर्जा और युद्ध का प्रतीक है, तो क्या हठ योग में इंसान अपने ही शरीर से युद्ध करता है? बिल्कुल सटीक पकड़ा आपने। हठ योग में शरीर और श्वास पर कठोर नियंत्रण के जरिए सत्य को पाने का प्रयास किया जाता है। इंसान घंटों तक एक ही मुद्रा में बैठा रहता है, शरीर को कष्ट देता है। ये मंगल की ही जिद्दी और लड़ाकू ऊर्जा है, जिसे इस आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सच में बहुत इंटेंस है ये। और चौथा मार्ग है ज्ञान योग। ये गुरु या शनि के साथ बुध और केतु के संयोजन से बनता है। बुध बुद्धि, विश्लेषण और तर्क का ग्रह है, लॉजिक का ग्रह। हाँ, ऐसे लोग भावनाओं से नहीं बल्कि शास्त्रों का अध्ययन करके तर्क और सत्य की खोज के जरिए मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये तो आदि शंकराचार्य जैसा मार्ग लग रहा है, जहां हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखा जाता है। और आखिरी पांचवा है कुंडलिनी योग, या जिसे सहज योग भी कहते हैं। ये गुरु या शनि के साथ शुक्र और केतु के मिलने से बनता है। शुक्र? लेकिन शुक्र तो भौतिक सुख का है ना? हाँ, लेकिन शुक्र केवल प्रेम ही नहीं बल्कि मनुष्य की सबसे गहरी रचनात्मक और शारीरिक ऊर्जाओं का भी कारक है। इस योग में व्यक्ति उसी मूल ऊर्जा यानी कुंडलिनी को रीढ़ की हड्डी के जरिए ऊपर उठाकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मिलाने का प्रयास करता है।
ये भौतिक से परे जाने के लिए भौतिक शरीर की ही ऊर्जा का इस्तेमाल करने का मार्ग है। ये पूरी चर्चा मतलब सच में दिमाग के कई बंद दरवाजे खोलने वाली है। हमने शुरुआत की थी ये समझने से कि कैसे एक सुखी परिवार बनता है, जिसे कलित्र सुख कहा गया। हमने देखा कि जब बृहस्पति और शुक्र मिलते हैं तो वो नेस्टिंग कोड एक्टिवेट होता है। बिल्कुल। लेकिन फिर हमने उस गहरी खाई को भी देखा जिसे लंगोटी योग कहते हैं, जहां शनि, मंगल और केतु का जो कोड है वो इंसान को या तो संन्यास की ओर ले जाता है या फिर उसे एक ऐसा वर्कॉलिक बना देता है जो बस अपने काम की वेदी पर अपने व्यक्तिगत जीवन की बलि चढ़ा देता है। हाँ, और इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा सार है ना, वो यही है कि BNN ज्योतिष के अनुसार हमारे जीवन के सबसे बड़े निर्णय, जैसे हमारा जुड़ाव, हमारा प्रेम, हमारा वैराग्य, ये महज कोई संयोग नहीं है। कोई कोइंसिडेंस नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही जटिल ब्रह्मांडीय समीकरणों का परिणाम है। यही समीकरण तय करते हैं कि एक इंसान का जीवन समाज के बीच रहते हुए बीतेगा या फिर वो शिवंश योग की तरह परिवार में रहकर भी एक घुमक्कड़ और विरक्त जीवन जिएगा। और मुझे लगता है कि इस चर्चा को सुनने वाले हर इंसान को इस विषय पर इसलिए ध्यान देना चाहिए क्योंकि देखिए, भले ही कोई ज्योतिष की इन तकनीकी बातों पर अंधा विश्वास करे या ना करे, लेकिन ये प्राचीन ज्ञान मानव स्वभाव को समझने का एक बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक टूल है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये हमें दिखाता है कि कैसे हजारों साल पहले इन प्राचीन प्रणालियों ने इंसान की सबसे गहरी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को समझने और उन्हें कैटेगराइज करने का प्रयास किया था। किसी से गहराई से जुड़ने की चाहत और सबसे दूर जाकर एकांत खोजने की भावना, इन दोनों के बीच का संघर्ष तो हमेशा से इंसानी स्वभाव का हिस्सा रहा है। ये ज्ञान हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये हमें ये स्वीकार करना सिखाता है कि हर इंसान की एक मूल प्रकृति होती है। जब हम ये समझ जाते हैं कि किसी व्यक्ति का अत्यधिक काम में डूबे रहना या उसका एकांत पसंद होना उसकी ग्रही ऊर्जा या उसके बुनियादी स्वभाव का हिस्सा हो सकता है, तो हम उसे जज करने के बजाय उसे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और अब इस विस्तृत चर्चा के अंत में मैं एक ऐसे विचार के साथ इस बातचीत को रोकना चाहूंगा जो शायद लंबे समय तक श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करते हैं। बताइए। आज की इस आधुनिक दुनिया में इंसान लगातार एक चीज के पीछे भाग रहा है और वो है वर्क लाइफ बैलेंस। लोग सेमिनार अटेंड करते हैं, किताबें पढ़ते हैं कि कैसे काम और परिवार के बीच एक आदर्श संतुलन बनाया जाए। लेकिन आज की इस चर्चा और BNN नोट्स के आधार पर एक सवाल उठता है। वो क्या? अगर इंसान के भीतर दूसरों से जुड़ने की गहरी इच्छा या सबसे दूर जाकर एकांत खोजने और काम में डूब जाने की प्रवृत्ति पहले से ही उसके ब्रह्मांडीय सॉफ्टवेयर कोड में तय है, तो क्या ये वर्क लाइफ बैलेंस खोजने का प्रयास ही व्यर्थ है? बहुत गहरा सवाल है। क्या हम असल में कोई संतुलन नहीं खोज रहे हैं, बल्कि सिर्फ अपनी ही उस मूल प्रकृति से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे जन्म के समय से ही हमारे भीतर बोधी गई है? क्या इंसान का पूरा जीवन बस अपने ही कोड से बगावत करने की एक नाकाम कोशिश है? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो इंसान के पूरे अस्तित्व को झकझोर कर रख सकता है। क्या हम अपनी ही प्रकृति के खिलाफ एक अंतहीन युद्ध लड़ रहे हैं? इसी गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के सफर को हम यहीं विराम देते हैं। इंसान के स्वभाव, ब्रह्मांड के इन उलझनों और जीवन के इस रहस्यमयी नुस्खे पर विचार करते रहिए। फिर मिलेंगे एक और नए विषय और एक नई गहराई के साथ।